नमस्कार, भाई सर डॉक्टर इंदर सिंह मीना, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप। आज का मेरा टॉपिक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। प्रजनन में कोशिका की परिभाषा यानी नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में मुख्य रूप से विभाजन क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। इसको हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। कोशिका विभाजन के जो विभाजन है उसको मुख्य रूप से पहली प्रक्रिया है असूत्री विभाजन, दूसरी है समसूत्री विभाजन, तीसरी है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका में विभाजन की क्रिया हमेशा 2 पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद होता है केंद्रक में विभाजन और द्वितीय पद होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया को भी हम 2 प्रकार की से 2 भागों में या 2 पदों में बांट सकते हैं, जिसमें कोशिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिकाओं में हमेशा सेल प्लेट बनती है और जंतु कोशिकाओं में कोशिकाओं का विभाजन खांच बनती है। सेल साइकिल इज द बेसिस ऑफ continuity of life. If diploid cell to and produce to diploid cell, the process is called is the mitosis. यानी समसूत्री सभी जीवों की सभी कोशिकाओं में उपस्थित है। यानी मूल रूप से जो पूर्व कोशिका है उसके जैसे ही, उसके समान, उसकी कॉपी के निर्माण होना ही, उसकी उत्पत्ति होना ही समसूत्री विभाजन कहलाता है। कुछ कोशिकाओं में अपवाद भी हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स आदि। ब्रेन सेल और तंत्रिका कोशिकाओं में ना तो वृद्धि होती है ना ही इनकी कमी होती है। इनकी ग्रोथ केवल इनकी साइज ही या इनका फिजिकली एरिया या साइज ही बढ़ पाता है, और या फिर इनकी ग्रोथ ना होने के बाद नहीं होती है तो इनकी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एक केंद्रक का 2 केंद्रकों में विभाजन प्राय केंद्रक विभाजन या सूत्री विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। इस विभाजन को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है: सेल फरो या सेल प्लेट। सेल फरो एनिमल सेल्स में होता है, जिसमें कोशिकाओं में बाहर की परत अधिक लचीली होती है, जो धीरे धीरे विषुवत रेखीय भागों में 4 एक संकीर्ण खांच बनाती है और धीरे धीरे संततियों को पृथक हो जाती हैं और अंत में 2 सेल कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसी प्रकार प्लांट सेल्स की कोशिकाओं में भी एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो ऐसी दिशाओं में प्लेट का निर्माण करती है जिसे सेल प्लेट कहते हैं। ये प्लेट केंद्रक से बननी आरंभ होती है, जहाँ चारों ओर परिधि की ओर बढ़कर पूर्ण हो जाती है। सेल प्लेट के निर्माण के बाद उसके दोनों ओर प्रारंभिक भित्तियों का जमाव हो जाता है, सेलुलोज का और द्वितीय कोशिका भित्ति बन जाती हैं और इस प्रकार सेल प्लेट से नई 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार ये हुआ एक सामान्य कोशिका का विभाजन में 2 पदों में पूर्ण हो जाती है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं में असूत्री विभाजन या अमाइटोसिस, यानी बिना सूत्र या गुणसूत्रों के जो विभाजन हो उसको असूत्री विभाजन कहलाता है। इसमें डीएनए उपस्थित नहीं होता, इसमें सामान्य केंद्र का विभाजन होता है जो कोशिका द्रव का भी और 2 सेल में बढ़ जाती है। इस प्रकार का विभाजन सरलतम जीवों में पाया जाता है, जिसमें 3 मुख्य फाइलम हैं: प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेट्स और पॉरीफेरा। सेकंड पॉइंट है अपना माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में जो होता है उसमें कोशिकाएं एक युग्मनज से वयस्क अवस्था का विकास, अधिकतर पौधों या जंतुओं में विभाजन, युग्मनज का विभाजन
समसूत्री विभाजन में ही होता है और उससे नए भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार के विभाजन में समान विभाजन होते हैं। कोशिकाओं में सूत्री विभाजन के समान विभाजन होता है। समय वह कोशिकाओं में परिवार में वृद्धि होती है, परंतु उसकी सतही क्षेत्रफल आयतन के अनुपात में नहीं बढ़ता है। कोशिकाओं का विभाजन द्वारा कोशिकाओं की सतही क्षेत्रफल बढ़ने में सहायता होती है। इसलिए जीवन में अनुरक्षण और संततिकरण या रेस्पिरेशन के लिए सूत्री विभाजन आवश्यक है। वृद्धि के लिए उपयोगी कोशिकाएं कोश विभाजन के मौलिक लक्षणों का एक यह लक्षण होना आवश्यक है, जिसके द्वारा दो ऐसी संतति कोशिकाएं बननी चाहिए जो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकारों से परस्पर समान होने के साथ अपनी जनक कोशिकाओं के भी समान हों। इस प्रकार के कोशिका विभाजन की प्रारंभिक रूपरेखा सभी जीवों में समान होती है। विभाजन में निम्न अवस्थाएं जो कोशिका चक्र का निर्माण करती हैं। सूत्र विभाजन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें यदि जनक कोशिकाओं में 2n या द्विगुणित रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो पुत्री कोशिकाओं में 2n गुणसूत्र वाली ही बनेंगी। आकार में जनक कोशिकाओं की समान है। इस प्रकार की कोशिका विभाजन को प्रारंभिक रूपरेखा में सभी जीवों में समान होती है। इस विभाजन के मुख्य होती हैं जो कि एक कोशिका चक्र का निर्माण करती हैं। इस कोशिका चक्र में यह ध्यान रखने हैं कि सूत्री विभाजन सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती है और विभिन्न अवस्थाओं में इसका विभाजन केवल वर्णन की सुविधा के लिए ही किया जा सकता है, जिसके हम एक सेल साइकिल या कोशिका चक्र भी कहा जाता है। और इस प्रकार कोशिकाएं लगातार विभाजित हुई कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका 4 प्रवस्थाओं में से होकर गुजरती है। इस कोशिका चक्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, जिसमें G1, S, G2 और M। G1 है एक विश्रांति प्रवस्था, S है DNA संश्लेषण प्रवस्था, G2 है दूसरी विश्रांति प्रवस्था और M है मुख्य सूत्री विभाजन। G1 जो अवस्था है एक रेस्ट पीरियड होता है। इसमें कोशिका विश्राम करती है और इसमें लगभग 13 से 14 घंटे तक ये अवस्था चलती है। इसमें रेस्ट करते हुए ये भोजन का इसमें रेस्ट करने के बाद में सेकंड जो अवस्था है एस संश्लेषण, यानी इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है और 7 से 8 घंटे तक ये अवस्था चलती है। और 7 से 8 घंटे जैसे ही पूर्ण हो जाते हैं तो एस अवस्था से ये कोशिका G2 अवस्था में या फेज में पहुंच जाती है। यह लगभग 3 से 4 घंटे चलती है और इसमें भी कोशिका रेस्ट करती है और रेस्ट 3 से 4 घंटे रेस्ट होने के बाद तुरंत यह कोशिका एम फेज या मुख्य सूत्री विभाजन में पहुंच जाती है, जिससे यह 1 घंटे चलती है और इस अवस्था में लगातार कोशिका विभाजन की ओर अग्रसर रहती है और इंटरफेज से मेटाफेज अवस्था में ये 4 भागों में बढ़ जाती है सेल्स और लगातार इंटरफेज से ये प्रोफेज अवस्था या पूर्व अवस्था में पहली अवस्था में एंट्री कर जाती है और लगातार G1, S, G2 और M कंप्लीट M अवस्था में ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो लगातार 4 अवस्थाओं में से गुजरते हुए ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था में कंप्लीट होकर ये एक सेल साइकिल चक्र पूर्ण होता है। और इसमें पहला जो फेज है वो है प्रोफेज में अंतरावस्था से डीएनए संश्लेषण पूरा हो जाने के बाद यह इंटरफेज की अवस्था से थोड़ा अपेक्षा से कहीं अधिक चलती है और अवस्था में आगे बढ़ती है और इसमें गुणसूत्र छोटे व कुंडलित अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होते हैं। इसको प्रोफेज अवस्था में एम प्रवस्था को 4 अवस्था में बदल गई है, जो अपन ने पूर्व में बता दिया है, परंतु अंतरावस्था की अवधि में एम प्रवस्था में कई गुना अधिक होती है। तेजी से विभाजित कोशिकाएं इंटरफेज अवस्था को कम हो जाती है और प्रत्येक गुणसूत्र की इस प्रकार बनी दोहरी संरचना लेट प्रोफेज में स्पष्ट हो जाती हैं और लास्ट में अंतिम में गुणसूत्र धागे के समान क्रोमेटेड बन जाते हैं और सेंट्रोमियर तारकाय और गुणसूत्रों में सेंट्रोसोम स्पष्ट दिखाई देता है, केंद्र कला दिखती है और केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित रहती है। और इस प्रकार तर्कु रश्मियां बनने के लिए मेटाफेज अवस्था में
जैसे ही कोशिका एंट्री करती है प्रोमेटाफेज और मेटाफेज, इसमें 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। दोनों तरफ तारक केंद्र 2 ध्रुवों की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी 2 भागों में विभाजित होकर पृथक पृथक विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे तरकु रश्मियों का निर्माण हो जाता है। और इस अवस्था में केंद्र का बिल्कुल लुप्त हो जाती है, और केंद्र का लुप्त होने के साथ ही उपस्थित गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर आकर छोटे और मोटे डंबल शेप में उपस्थित होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, और एक बीच में एक इक्वेटोरियल या एक प्लेट बना लेते हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं, और इससे मध्य में आकर गुणसूत्र स्थापित हो जाते हैं। इस अवस्था के पूर्ण होते ही ये अवस्था तीसरी अवस्था एनाफेज अवस्था में आ जाते हैं। तरकुल के निर्माण के बाद गुणसूत्रों में विषुवत रेखीय प्लेट जाने से बाद ये पश्चात गुणसूत्र और दूसरे से पृथक होकर 2 पृथक संरचनाएं बन जाती हैं। गुणसूत्र कहा जाता है। संतति गुणसूत्र डॉटर क्रोमोसोम्स या तरकु के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इससे गुणसूत्रों की इस गति के विधि के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की मत प्रस्तुत किए। अंत में बताया गया कि गुणसूत्र बिंदुओं के बीच प्रतिकर्षण या रिमल्सन आदि होता है, जिससे तरकु रेशे सिकुड़ते हैं और गति प्रदान होती है, जिससे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं। गुणसूत्र बिंदुओं से स्थिति अनुसार अपने लाक्षणिक आकृति धारण कर लेते हैं, और मेटासेंट्रिक में वी शेप में या अब सब मेटासेंट्रिक या जे आकार के या एक्रोसेंट्रिक आई शेप के आकार के गुणसूत्रों का निर्माण ध्रुवों में जाते समय इनमें परिवर्तित हो जाते हैं। अंत में ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हुए गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर 2 ध्रुवों पर 2 सेलों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कीलोफेज अवस्था में अंतिम प्रवस्थावस्था में गुणसूत्र जो कोशिका है वो प्रवेश में पहुंच जाती है। इससे गुणसूत्र तंतु में दिखाई देने लगते हैं। केंद्रिका का पुनः दोनों और निर्माण हो जाता है। इससे पहले उपस्थित तारक केंद्र पुनः लुप्त हो जाते हैं। इसमें सबसे धीरे धीरे पूर्व की तरह केंद्र कला का भी निर्माण होने लग जाता है, और नए कोशिकाओं का 2 केंद्रीय कोशिकाएं केंद्रक युक्त कोशिकाओं का निर्माण होने लग जाता है। और इस कोशिका का अंत में 2 पदों में पूर्ण होता है। पहला है कोशिका द्रव का विभाजन और दूसरा है केंद्रक का विभाजन। साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस द्वारा नई डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। इस प्रकार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और नए 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जो पूर्व में उपस्थित मातृ कोशिका के समान गुणसूत्रों वाली कोशिका बनती हैं, जो द्विगुणित कोशिकाओं के जैसे ही पैतृक कोशिकाओं के अनुसार ही नए पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनके जो समसूत्री विभाजन का जो महत्व है वो मुख्य रूप से कुछ मुख्य निम्न प्रकार बिंदु जो निम्न प्रकार बन सकते हैं। इसमें है माइटोसिस द्वारा पैतृक कोशिकाओं की पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जो परस्पर समानता रखती हैं और पैतृक कोशिकाओं से भी समानता रखती हैं। माइटोसिस द्वारा ही एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय प्राणियों में सततता के आधार पर बेसेज ऑफ कंटिन्यूटी बनाता है। माइटोसिस द्वारा ही एक अगुणित कोशिका बीजाणु गैमेटोफाइट में व द्विगुणित 2n कोशिका युग्मनज जायगोट स्पोरोफाइट में विकसित होते हैं। समसूत्री विभाजन अगुणित से द्विगुणित बनाते हैं। निम्न प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन माइटोसिस द्वारा ही होता है। कल्चर या संवर्धन या इम्प्लांटेशन माइटोसिस का ही एक परिणाम है, जिससे पौधों में इस तरह की टेक्निक से पौधे नए या ग्रोथ होती है वो बनते हैं। प्राणियों में या जीवों में त्वचा का गिरकर नई त्वचा बनना, नाखूनों का बढ़ना, काटना, बालों का बढ़ना, फिर उन्हें काटना आदि क्रियाएं माइटोसिस के ही एक रूप हैं। कुछ हैं जैसे व्हेल मछली है, ह्यूमन है, पक्षी है के परिमाण में आधारभूत अंतर देखा जाए तो कोशिकाओं की संख्या एवं समय प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा माइटोसिस की क्रिया होती रहती है। यही कारक आनुवांशिक स्तर पर भी निर्धारित होते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सरफेस वॉल्यूम रेशियो एंड न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स एंड रिपेयर, ये मुख्य बिंदु हैं जिनके द्वारा हम समसूत्री विभाजन के बारे में
जान पाए हैं और ये हमारे सजीवों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।